तुम्हारे यहाँ एक एक एयरपोर्ट पर जिसे तुम प्राइवेट में दिए हो 30-30 हजार करोड़ के हीरोइन पकड़े जा रहे हैं, कितने कितने करोड़ की चीजें पकड़ी जा रही हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं। लेकिन अगर 10 ग्राम का पुड़िया 6 ग्राम की पुड़िया मिल गई तो शाहरुख खान के बेटे के साथ किस तरह का नाटक किया गया, ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं का या सच बोलने वाले नेताओं के जुबान को बंद करने का काम किया जा रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी सियासी घटनाएं जिससे पूरा देश स्तब्ध है, एक तरह से शॉक्ड है। कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और एक खास घराने से उनका ताल्लुक है, बहुत ही सोबर, अच्छी जबान से बात करने वाली, नर्म लहजे से बात करने वाली नेता, और जिनके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, उनको ईडी ने तलब किया और सवाल जवाब किए। लेकिन वो बहुत देर उनसे सवाल जवाब नहीं कर सके, बहुत जल्दी उन्हें ये कहना पड़ा कि आप अब वापस जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं रात 9 बजे तक बैठ सकती हूं, और 9 बजे इसलिए बता रही हूं कि मुझे 9 बजे दवाई लेनी होती है। तो ये एक ऐसा वाकया, उसके साथ साथ मुल्क भर में कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टीज ने इसकी मुखालिफत की है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी मुख्तलिफ सूबों से ऐसी रिपोर्टें हैं कि सोनिया गांधी को ईडी में बुलाए जाने के खिलाफ गुस्सा है। बहुत ज्यादा ऐसा रिएक्शन है जिससे महसूस होता है कि शायद ईडी को यह पता चल गया कि इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालात कहीं हाथ से ना निकल जाएं। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में और दूसरे सूबों में भी ईडी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोगों का इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है। इसके अलावा कुछ श्रीलंका से खबर है कि वहां जिनको प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया गया है। यानी जिनसे आवाम नफरत कर रही है, मुसलसल नफरत कर रही है, उन्हीं को फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये सारे हालात क्या कुछ हैं, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। महाराष्ट्र में काफी मकबूल हैं और आवाम के बीच में काम करने वाले हैं। अक्सर दिल्ली भी आते हैं, कई और ऐसे मौके होते हैं जब हमारी यहाँ मुलाकात स्टूडियो में भी होती है। आज वो नागपुर में ही हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये सोनिया गांधी को ईडी में बुलाया जाना, इससे पहले राहुल गांधी को बुलाया जाना, ऐसे केस में जो बहुत पुराना केस है, हेराल्ड वाला जो अखबार की जो बिल्डिंग से मुताल्लिक केस है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसके सियासी क्या मानी है? इसका फायदा बीजेपी को होगा या अपोजिशन कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों? पहले आपके दर्शकों का आदाब अर्ज करूं और फिर आपके बातों के तरफ आऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हेराल्ड जो है, ये अखबार था और ये अखबार आजादी के समय में पैदा किया गया था और कांग्रेस के जरिए ये सारी चीजें हुई थी और कांग्रेस ने बनाया था। बीच में इसमें क्या हुआ, ट्रस्ट फ्रस्ट, इसमें सारी चीजों की बीच हुई। इसकी जांच कितने दिन से चल रही है? मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है और ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया। मैं सोनिया गांधी के पृष्ठभूमि में दो बात कह देना चाहूंगा। कारण ये है कि वो भले कहीं विदेश की थी, लेकिन भारत को उसने अपना वतन हर तरह से बनाया। जैसे कोई भी बहू घर में जब आ जाती है तो उसका घर जो है ससुराल ही उसका घर हो जाता है और उसने उस घर को अदा किया। यहाँ तक कि जिस दिन, काजमी साहब ये ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके साथ में उनके एक सिपाही की भी हत्या हुई थी। और आपको पता होगा कि जब
राजीव गांधी की लाश उतारी गई तो उनके तुरबत पर उनका जो बक्स जिस बक्स पर आए थे फूल रखा हुआ था, लेकिन सिपाही पर नहीं था। सोनिया उस संवेदनशील मौके पर, गमगीन मौके पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति के लिए उसने जान दिया है, उसके भी उस पर फूल रखा जाए। यानी इतने सभ्य विचारधारा की महिला है और जरूरत से ज्यादा वो कभी बात नहीं करती है। और यही कारण है कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। शराफत से आजकल पार्टियां नहीं बढ़ती हैं, सच्चाई से आजकल पार्टियां नहीं बढ़ती हैं। पार्टी बढ़ रही है मक्कारी से, गद्दारी से, लड़ाई से, नफरत की बुनियाद पर बढ़ रही है। और कांग्रेस के कमजोर होने का यही कारण है कि उसकी लीडर जो है सीधी साधी और सच्ची है। रह गया ईडी, हम लोग 10 साल 15 साल पहले जानते ही नहीं थे कि ईडी भी कोई डिपार्टमेंट होता है। ये तो जब से आए तो ईडी का पता चला। और जब ईडी पर बुलाने के बाद जनमानस में क्या संदेश देते हैं, आप ईमानदार हैं तो मुकाबला कीजिए, आपने काला किया है तो जांच के सामने बैठिए। भाई, ईडी के जरिए आप क्या करना चाहते हैं? केवल आपको केवल लीडर दिखाई देते हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हैं वो दिखाई देते हैं आप। और यही नहीं, जिनको ईडी का नोटिस दे दिया जाता है और वो घबरा जाते हैं या आपकी पार्टी में आ जाते हैं या आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आप उन्हें सीएम भी बना देते हैं और क्लीन चिट भी दे देते हैं। ये क्या है? ये मतलब ये है कि ये विभाग का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है। और मेरा ये कहना नहीं है, आप सभी के साथ जांच कीजिए, क्योंकि भारत अगर भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, भ्रष्ट आचरण से मुक्त हो जाए, तो मेरा मानना है कि भारत पहले भी सोने की चिड़िया जब थी, आज भी सोने की चिड़िया बन सकती है। लेकिन ये तो अजीब सी बात है, हम लूटे तो तुम लूटो तो लूट, हम लूटे तो छूट। ये कौन सी बात है? जो तुम्हारे बीच आ जाए वो उनके लिए छूट है, और दूसरा ना लूटे भी तो फिर लूट है। आपको क्या बताएं हम? आपको साफ साफ बता दें, ठीक है आप सोनिया नहीं, देश से संविधान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी क्या आप संविधान से बड़े हैं? आप देश से बड़े हैं कि आपके शरण में जो आ जाए उसे आप कानून से किनारे करा देते हैं? बिल्कुल नहीं। देश और संविधान से अगर कोई बड़ा नहीं है तो देश और संविधान के आधार पर हर भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति का जांच होना चाहिए, और नहीं तो केवल सताने के लिए, बदनाम करने के लिए, लोगों के बीच में उसके शाख को गिराने के लिए, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह की नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, जो इस देश में जिस पार्टी ने इतने दिन शासन किया, जो यूपीए की प्रेसिडेंट रही, मरीज है, दवा खाती है, आप अपने ऑफिस में ना बुलाकर उसके घर भी जाकर जांच कर सकते हैं। आप अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी में भी घर जाकर के जांच की जा सकती है। लेकिन आप बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं, आइए हमारे ऑफिस में जांच कराइए, और जनता में वो बात जाए, सड़कों पर आंदोलन हो। देखिए, हर नेता के पीछे जो कार्यकर्ता होते हैं, पहले के लोग नेता को नहीं, अपने सिद्धांतों को जिंदा रखना चाहते थे। लेकिन आज लोग नेता के पीछे इसलिए खड़े हो जा रहे हैं कि अगर नेता के पीछे खड़े नहीं होंगे तो ये नेता बन नहीं सकेंगे। नीतियों के पीछे खड़ा रह करके बनने वाले नेता आज नेता के पीछे खड़ा होने की बात करते हैं। और खड़ा होने का आपको मालूम है, खड़ा होने के दो ही रास्ते हैं, खुशी में खुशी मनाइए और गम में खड़े होकर के खड़े हो जाइए। तो जब जांच को बुलाया जा रहा है तो सड़कों पे कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, और आ रहे हैं वो इसलिए कि हमारी नेता के साथ इस तरह की बदसलूकी न की जाए। तो अब उस पर क्या कहा जा सकता है? आप खुद सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर जिसके हाथ में हमने बागडोर दिया है वो क्या कर रहे हैं। देश को के तरफ नहीं, देश की जनता की समस्या के तरफ नहीं, बल्कि देश की जनता के दृष्टिकोण को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं कि वो मूल समस्या से हट करके केवल दूसरी तरफ देखें, जात पात के झगड़े में उलझे रहें। और हम ये कहें, देखिए हम भारत को स्वच्छ करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, हम किसी भी पापी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम जांच करा। अरे तो कराओ, तुम्हारे यहाँ एक एक एयरपोर्ट पर जिसे तुम प्राइवेट में दिए हो 30-30 हजार करोड़ के हीरोइन पकड़े जा रहे हैं,
कितने कितने करोड़ की चीजें पकड़ी जा रही हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं। लेकिन अगर 10 ग्राम का पुड़िया 6 ग्राम की पुड़िया मिल गई तो शाहरुख खान के बेटे के साथ किस तरह का नाटक किया गया, ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं का या सच बोलने वाले नेताओं के जुबान को बंद करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि सोनिया गांधी को ईडी के जरिए बुलाने के मौके पर तकरीबन सभी अपोजिशन पार्टियां एक साथ नजर आई हैं। जी। ये काफी दिन के बाद ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी का ईडी जाना अपोजिशन के सभी लोगों को इकट्ठा करके कोई मजबूत कोई ऐसा मोर्चा या कोई ऐसा अलायंस या कुछ ऐसा बनाने का रास्ता बना सकता है कि आने वाले 2024 इलेक्शन में बीजेपी का कोई मजबूती से सामना कर सके? देखिए गाजवी साहब, एक बात बता दूं, आप ही से हमारी चर्चा हुई बहुत पहले, तो आप लोगों के बीच से भी बात निकली थी। आप 2024-24 किसी में कोई सरकार बदलने की बात तब तक नहीं हो सकती है जब तक ईवीएम के जरिए चुनाव होता रहेगा, क्योंकि ये शैतान का बक्स है। ये आप खुद बताइए कि इस विज्ञान के दौर में जब दूसरे के अकाउंट का पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वोट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि सोचिए क्या क्या हो रहा है। हमारा मोबाइल हैंग हो जा रहा है, हम किसी और को लगा रहे हैं, किसी और को लग जा रहा है, तो कहीं हम किसी और को बटन दबाते होंगे, किसी और को वोट चला जाता होगा। ये तो हो ही सकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष, अरे हमने अचरज होगा, ताज्जुब होगा कि जिस गांव में भाजपाइयों को प्रवेश नहीं दिया गया था, वहां की ईवीएम मशीन पर ये 1 नंबर वोट पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, निष्पक्ष चुनाव की बात अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आपने क्या देखा? बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। जी जी जी। यानी जनता इनको मशीन से चुने और ये राष्ट्रपति को बैलेट पेपर से चुने। आप सोचिए क्या बात है, क्यों नहीं बैलेट पेपर से पूरे देश का चुनाव करा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है? सोशल मीडिया पर भी ये बात चली और कई लोगों ने कहा कि ये कैसा दोहरा मापदंड है कि आम लोगों के सामने ईवीएम मशीन रख दी जाती है और ये खुद जब अपने आपस में इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का, तो बैलेट पेपर से करते हैं। आखिर इसमें क्या, यहाँ भी तो ईवीएम रखी जा सकती थी। तो अब जब इस तरह का दोहरा आचरण सियासी लोगों का, मैं सियासी लोगों का इसलिए कह रहा हूं कि अपोजिशन पार्टियां भी ईवीएम के मामले को उस मजबूती से नहीं उठा रही हैं। तो क्या ऐसी हालत में आम लोग, देश की आम जनता कैसे इससे बाहर निकले, कैसे क्या कुछ हो? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है और बहुत से लोगों की नजर में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पूरी तरह से यरगमाल बना ली गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है ईवीएम के जरिए। तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्या वाकई हम अब भी डेमोक्रेसी हैं ईवीएम के साथ? ये एक बड़ा सवाल। तो आप अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप पहले ये बता दीजिए कि जनता एक दिन वोट देती है और 5 साल की गुलाम बन जाती है, और ये जो चाहे अपनी मर्जी से करे। जनता को जो आश्वासन दिए उससे हट करके काम करे, जनता को जो विश्वास दिए उससे हट करके काम करे। जनता इन्हें वापस नहीं बुला सकती, लेकिन ये सरकार गिरा सकते हैं, सरकार में से दूसरी तरफ दल बदल कर जा सकते हैं। दल बदल में 2/3 बहुमत और इसका एक नाटक है। आज कानून यह बनना चाहिए कि पार्टी को लोग वोट देते हैं, व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं। कहीं व्यक्ति का भी वोट होगा, अगर है तो तुम पार्टी छोड़ना चाहते हो तो जनता के बीच से अपना चुनाव जीत कर आने का काम करो। लेकिन यहां तो ये अलग है। आज की स्थिति में आप देखिए, 2 चीजों से ये सरकारें चल रही हैं, एक लालच में चल रही हैं और एक आपको भय से चल रही हैं। और आप ये मान लीजिए, भय ईडी, आईटी, इनकम टैक्स का, ईडी का और सीबीआई, ये तीनों भाजपाई बन करके काम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सही ढंग से काम कर रहे हैं? आपको मालूम है कि जिसकी सरकार होती है, विभाग उसके अंदर में दब के काम करता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हर विभाग में इस तरह के पद बने हुए हैं
कि आप अगर उनकी मानकर चलिए तो ये मलाईदार पद है, और नहीं मानकर चलिए तो ये रूखा सूखा टेबल है, वहां जाकर बैठ जाइए, तनख्वाह लीजिए। तो जिसके मुंह में मलाई लग जाती है वो अलाई भलाई को नहीं देखता है, वो सरकार के काम करता है। और आज सरकार ये चाहती है कि मैं भय से या लोभ से जनमानस को उस जानवर की तरह बना दे जो खाए और दुम हिलाए, मेरा खाए और मेरा गाए, इस तरीके की चीजों में डाल करके ये बात की जा रही है। इसका असर आप चाहे कुछ भी कह दीजिए, ये असर हर जगह दिखाई दे रहा है। आज की अदालतें भी अछूती नहीं रह गई हैं। जिन चीजों पर निर्णय लेना है, तत्काल निर्णय की आवश्यकता है, वहां तत्काल न होकर के विलंब किया जाता है। खुद अदालतें कहती हैं कि किसी भी फैसले का विलंब भी एक तरह से अन्याय है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यह देश कहां जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। बल्कि मैं तो इस पर एक शेर कहता हूं कि बेअमल, ख्याल कीजिएगा, बेअमल झूठा फरेबी है, बेअमल झूठा फरेबी है, बद अवतार भी है, कुछ भी है लेकिन वो अदाकार भी है। कुछ भी है लेकिन वो अदाकार भी है, उसको आता है लोगों को लड़ाने का हुनर, उसको आता है लोगों को लड़ाने का हुनर। जालिमे वक्त ये मक्कार है, फनकार भी है। जालिमे वक्त ये मक्कार भी, फनकार भी है। और जुल्म सहने के लिए जनता जब तैयार भी है तो फिर डर काहे का है। जी 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 जी। अच्छा, मैं डेमोक्रेसी की जो बात कर रहा था उसमें देखिए एक और वाकया हुआ है अभी दिल्ली में, हम लोग इसे देख रहे हैं। वो ये कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक किसी कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर जाना चाहते हैं, जो शहरों की तरक्की के मॉडल के बारे में कुछ वहां कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मांगी कि मैं जाना चाहता हूं, तो वो इजाजत नहीं दी गई। यानी सरकार जो हमारे पास है बस हम जैसे चलाएं वैसे चलें। दूसरी किसी पार्टी के, इवन चीफ मिनिस्टर को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत ना देना, ये खुद अपने आप में, क्या आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली के लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो कहीं डेमोक्रेसी पर चोट नहीं है? ये क्या है? मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले 1957 में जाना चाहता हूं। ख्याल कीजिएगा, आपको पंडित विजया लक्ष्मी जी को राजदूत बनाया गया था, और वो पंडित विजया लक्ष्मी जी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, याद कीजिएगा। जी जी जी। तो जब वो गई थी तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहीं देख लिया था, तो उन्होंने आकर के भारत में बोला। तो 60 में आपको मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं रिस्पेंस में कि केजरीवाल होशियार आदमी है। अगर वो सिंगापुर गया तो इनके भगाए हुए जितने गए हैं, कहीं उनके जरिए वो कोई लिंक ना निकाल ले और पता ना निकाल ले कि ये भारत से भागे हुए पूंजीपति कहां कहां हैं। इसलिए उसको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्योंकि जब पंडित विजया लक्ष्मी ने आकर के एक मंच से ये जुमला कह दिया कि भारतवासी जिसके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मैं उस शख्सियत को देख कर आई हूं, तो उसका मुंह दबा दिया गया और एक बना दिया गया, कमेटी बना दी गई कि नेताजी बोस के बारे में करें। तो इनके भेजने न भेजने के पीछे भी बहुत सी चीजें होती हैं। अब इनके हाथ में सरकार है साहब, चाहे किसी को जाने दें या किसी को न जाने दें। अब ये देखते हैं कि जिसके जाने से हमारा नुकसान होगा उसे रोक देते हैं, और जिनके जाने से हमारा फायदा होगा उन्हें जाने देते हैं। आज वो चीज हमारा फायदा के क्या मानी है? वो लोग भी जो लाखों करोड़ रुपया लेकर के भागते हैं, फायदा होता है उन्हीं का। अरे अब आप ये बता दीजिए कि उनके कितने कितने बयान आए, लंदन से आए, कहां से आए, कि हमने इतना परसेंटेज सरकार को दिया है तब भाग करके आए हैं। उन बातों को दबाया गया। आपने सुना था कि नहीं सुना था? आज आप पार्टी को चंदा दे दीजिए, आपका एनपीए हो जाता है। 100 करोड़ रुपए का आपके ऊपर बैंक का लोन है, आपको वो माफ कराना है 1000 करोड़। 1000 करोड़ माफ किया जाता है, 800 करोड़, यानी 1800 करोड़ में 800 करोड़ उड़ा जाता है। 200 करोड़ आप पार्टी को दे दीजिए, एनपीए हो जाता है। फिर वही फैक्ट्री जो है लाला रामदेव को बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ लाभ और प्रॉफिट देखा जा रहा है।
प्रॉफिट देखा जा रहा है, और हम दुश्मन को कितना नुकसान, दुश्मन का मतलब भारत के दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का नहीं, पार्टी के दुश्मन को हम कितना नुकसान कर सकते हैं, ये सरकार के विरोध बोलने वाले को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये किया जा रहा है। तो ये यानी इसमें देश के फायदे नुकसान की कोई बात नहीं है। देश का कभी ये फायदा ही नहीं देखे। अगर ये देश के फायदा, देखिए पौधे पर भी मिट्टी का असर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूं, पौधे पर मिट्टी का असर होता है। ये उन जगह से आए हैं जहां देश को आजादी कराने की भावनाएं जिनके अंदर नहीं थी, जो अंग्रेजों की गुलामी के रास्ते पर चल रहे थे, क्या वो आज इस देश का फायदा सोचेंगे? ये अगर देश का फायदा सोचते तो सबसे पहले अन्न देने वाले किसान के बारे में सोचते, इस देश के हाथों मजदूरों के बारे में सोचते कि उनके घर की रोटियां कैसे चलेगी। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ से देश बेचने का काम नहीं करते, बल्कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम करते। फ्री का 5 किलो गेहूं और दाल दे करके गुलामी की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि काम दे करके उनके हाथों को मजबूत करते और कमा करके खाने का ताकत देते। आपको एक बात बता देता हूं, ये 5 किलो गेहूं और ये चावल लोगों में आलस को पैदा कर रहा है, बेकारी को पैदा कर रहा है, और याद रखिए यही आंदोलन को दबाकर रख रहा है, क्योंकि मुंह खाती है तो आंख शर्माती है, वरना हम भी धीरे धीरे श्रीलंका के रास्ते के तरफ जा रहे हैं। हमारा रुपया गिरता जा रहा है, हमारे रुपये का भाव हमेशा गिरता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, किसी दिन में कहा करते थे कि देश के रुपये का गिरना देश की इज्जत का गिरना होता है, देश के भावनाओं का गिरना होता है, देश के और भी तरीके से गिरना के तरफ ले जाने की बात करते हैं। आज क्यों नहीं प्रेस में बैठ करके वो जवाब देते हैं, किसी का क्यों नहीं? आज तो ये हालत हो गई है कि जो पत्रकार सवाल करना चाहता है उसे जेल में भेजने की तैयारी की जाती है, जो सच्चाई को सामने रखना चाहता है उसे जेल में डालने की तैयारी की जाती है। चाटुकारिता के लिए सारे चैनल चालू हो गए हैं, लेकिन सत्यता के लिए एक आध जो चैनल बचे हैं उनके पत्रकारों से भी कोई सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप खुद ही बताइए, इन्हें देश का क्या होगा? जिन्होंने देश के, देखिए वो कहा गया है कहावत कि जाके पैर न फाटी बेआई, ताका जाने दुख पर आई। जिस आदमी को इस देश की आजादी से संबंध नहीं था, वो भारत के नव निर्माण के बारे में क्या सोचेगा? वो भारत के नव निर्माण के नाम पर वो अपनी पार्टी के मजबूत बनाने का काम करेगा, 50 साल शासन करने की बात करेगा, लेकिन भारत को विकास की तरफ ले जाने की बात नहीं करेगा। केवल सड़कों के निर्माण की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप ये नोट कर लीजिए, बाकी है क्या? LIC बिक गई, ये बिक गई, फलाना बिक गया, धमाका बिक गया। सड़कों का निर्माण करना ये मोदी जी का कार्य नहीं है, ये नितिन गडकरी का व्यक्तिगत रुचि है। वो व्यक्तिगत रुचि लेकर काम करता है। लेकिन सब उन सड़कों के बनने में भी एक अजीब आम आदमी परेशान हो जाता है। घर से निकलते ही 100-200 किलोमीटर भी चलेगा तो पेट्रोल से ज्यादा टोल देना पड़ेगा उसको। तो लोग अब साइड के रास्ते तलाश करते हैं कि बगैर टोल दिए हम कैसे निकल सकते हैं। देखिए आपने जो बात कही, एक बात इस पर भी बात आती है, क्या ये सरकार है? जब रोड टैक्स लेते हो तो रोड बनाकर देना तुम्हारा काम है, और आज रोड टैक्स आप वन टाइम ले रहे हैं, ये भी नहीं कि साल का साल ले रहे हैं। ना सिर्फ रोड टैक्स ले रहे हैं, जब भी डीजल पेट्रोल डालते हैं तब भी उसमें इतना पैसा बढ़ाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि सड़कें बनानी है हमें। वो उसमें भी सड़कों के डेवलपमेंट का पैसा ऐड होता है हर लीटर तेल में, हर लीटर पेट्रोल और डीजल में। तो उसके बाद भी ऐसा टोल के ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढने लगे लोग कि हम उस सड़क पे नहीं जाना चाहते जहां 500 रुपए टोल पे देने पड़ेंगे। तो ये नितिन गडकरी बहरहाल वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को बहुत शिकायत है। ये आप ही के महाराष्ट्र में एक साहब हैं जिन्होंने इस पर बाकायदा काम किया है, और टोल का झोल के नाम से उन्होंने किताब भी लिखी है, और वो बहुत ही एक्टिव हैं। मुझे शिरोडकर नाम है उनका, और वो काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग से बहुत बड़ा स्कैम है ये भी। वो नितिन गडकरी कोई इतने दूध के धुले हुए नहीं है कि
वो अपने चाहने वालों को फायदा नहीं 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 पहुंचा। नहीं नहीं, उसमें एक बात आपको बता दूं, जहां सभी जालिम हो, एक थोड़ा सा नरम दिल हो तो वो उससे बेहतर होता है। हाँ, ये जो लगता है। आदमी, जी जी जी, यानी अंग्रेजी आ, अंग्रेजी हाँ की मिसाल है, हाँ लेसर एविल, यानी छोटा हाँ, शैतान। नहीं आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि अंधों में काना राजा। कहां, जहां ठीक। सभी अंधे हैं अपने ठीक। दायित्व के पीछे, तो कम से कम ये देख तो रहा है। ये वो हम्म, इतनी बातें हम कह सकते हैं। जी जी। चाटुकारिता नहीं है, चापलूसी नहीं है, बस इतना ही है कि देश लूटने वालों में से कुछ देश के निर्माण के बारे में सोच रहा है, इतनी बात कह जी सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, आखिर में आप क्या, आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है वो क्या भारत में भी उस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है? क्योंकि वहाँ जो प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्ट का सिलसिला बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बल्कि बीच में अब खत्म होते हुए भी, आज ही की खबर है कि वहाँ की मिलिट्री ने उन प्रोटेस्ट साइट्स पर आकर के हमला किया है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि विक्रमासिंघे को ही जो प्राइम मिनिस्टर से एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए और फिर प्रेसिडेंट बना दिए गए, तो उसके खिलाफ अब भी वहां गुस्सा है। आपको क्या लगता है कि भारत में कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन बन सकती है? देखिए, भारत के सिचुएशन का क्या होता है, देखिए, जब हवा बंद हो और तापमान बढ़े तो लोग कहते हैं कि बारिश होगी। अब श्रीलंका की हालत क्या थी? वहां जातीय नफरत के आधार पर वहां कुछ दिन पहले सारी चीजें चली। आज यहां भी जातीय नफरत चल रही है। वहां का भी रुपये का भाव धीरे धीरे गिरते 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 चला गया। यहाँ भी रुपये का भाव गिरता जा रहा है, हमारी मुद्रा गिरती जा रही है। वहां भी लोन ले लेकर के वो चीन के गुलाम बन गए। अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोन भरने के लिए अपने सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथों में, और उन प्राइवेट के हाथों में बेच रहे हैं जिनका लाखों लाखों करोड़ का हमने एनपीए दिया है। ये सबसे सोचने की बात है कि जिन पूंजीपतियों को हमने एनपीए दिया है, माफ किया है लाखों लाखों करोड़, उन्हीं को हम अपनी देश की संपत्ति बेचते जा रहे हैं। और तो ये बेचना भी बहुत ही सस्ते दाम पर। एयर तो इंडिया के बारे में कहा जाता है कि बंबई में जो उसकी बिल्डिंग है, उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है जितने की पूरी एयरलाइन बेच दी है। तो वो बेचने में भी ऐसा नहीं है कि सही कीमत ली जा रही हो। अरे भाई, वो सही कीमत और उसका क्या है, आपको मालूम है ना कि यहाँ खरीदने वाले से भी दलाली ली जाती है, बेचने वाले से भी दलाली ली जाती है। आप देख लीजिए, आप छोटा सा मकान लेने जाइए तो जो ग्राहक लाता है वो भी दलाली लेता है, और जो ये है वो भी लेता है। अगर उसमें भी पैसे छुपा कर रजिस्ट्री कीजिए तो रजिस्ट्रार को भी देना पड़ता है। तो ये तो सरकारी सिस्टम में भी है और यहाँ की सरकार में भी इन बातों को लाया जा सकता है। हमारा उससे नहीं है। आपने जो पूछा कि श्रीलंका की हालत में क्या ये देश जा रहा है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप देख लिए जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ इस आंदोलन यानी उस तरफ जाने से अगर किसी ने रोक रखा है तो हमारे भारत के किसानों ने रोक रखा है। वो भी इसलिए रोक रखा है कि अगर आंदोलन नहीं किए होते तो आज ये सारे अनाज पूंजीपतियों के गोदाम में गए होते, और पूंजीपति फायदा के लिए ये सारे अनाज श्रीलंका में इस वक्त बेच रहे होते, और नतीजा ये होता कि भारत के लोगों के अंदर भी जब भुखमरी की बात आती तो मरता क्या नहीं करता कि रास्ते पर आने के बाद भी ये इधर के तरफ चले जाते। जैसे वो राष्ट्रपति भवन में घुस गए तो यहाँ भी किसी न किसी तरह की बात आती। लेकिन किसानों ने पेट भर रहा है इसलिए नींद आ जा रही है। जिस दिन नींद नहीं आएगी उस दिन ये आंदोलन के तरफ जाएंगे। हमें डर है, हमें डर है कि जिस तरह से इस देश की सरकारें चल रही हैं, ये सरकार हमारे तरफ वही समस्या को जन्म दे रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका रुपया गिरता जा रहा है, सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। दूध पर भी अब आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। फट जाए तो कोई वापस नहीं करेगा, अगर पनीर बना देंगे तो उस पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी। यहाँ तो सारी चीजों पर अब जीएसटी देनी पड़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार व्यापार बन गई है। सरकार जनता की हमदर्द नहीं बनी है, जनता की सहयोगी नहीं बनी है, जनता की चिंता में नहीं है, बल्कि सरकार व्यापारी की तरह से काम कर रही है। उसे टैक्स लेने का है, और आप जानते हैं कि जो व्यापारी बन जाता है, और वो भी जो मदारी हो और व्यापारी हो, तो उसमें बड़े नए खेल हो जाते हैं। और इसीलिए मेरे को अंदेशा है
कि भारत भी धीरे-धीरे श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है। और व्यापारी भी वो ऐसा व्यापारी जो पैसा आता रहे कहीं और निकालता रहे, ईमानदारी से व्यापार भी ना करे। तो ये बहरहाल बहुत ही फिक्रमंद यानी चिंता की बात है कि ऐसे हालात हैं और हमारी बहरहाल कामना और उम्मीद है कि श्रीलंका जैसे हालात ना बने और उससे पहले ही मामलात संभल जाएं। देश के लोगों को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है और आपने सोनिया गांधी के ईडी बुलाने के बारे में भी बताया और साथ-साथ ये भी बताया कि अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ मुत्तहिद हुई हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात रह गई है काज़मी साहब, सबसे बड़ी बात क्या रह गई है कि बड़े-बड़े लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि छोटे डर के मारे कांपने लगे, ताकि इतने बड़े के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा? ये भय को व्याप्त कर करके डरपोक बनाने की बात चल रही है। मेन चीज ये है ताकि विरोधी इतने डरपोक हो जाएं कि हमारे खिलाफ मुंह न खोल। जी और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक है अगर डर बिठा करके खामोश किया जाए। डेमोक्रेसी तभी तक है जब आदमी खुल करके अपनी बात रख सके, देश कैसा चल रहा है उसमें अपने आप को पार्टिसिपेशन के तौर पर देखे, ना कि हुकूमत में बिठा करके और किसी को डिक्टेटर बनता हुआ देखे। उससे देश को और नेताओं को सभी को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि विद्रोही साहब हमारे लिए समय देते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में, और आप उसको जो बीच बीच में शेर भी बोलते हैं वो भी काफी दिलचस्प होते हैं। उन्हें याद अगर रखा जाए तो सियासी मौकों पर कभी कभी उनको बोला भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।